अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत अहम है, खासकर इस वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको लाजमी देखना है। भारत किन बुनियादों पे खड़ा है, साथ ही भारत और चाणक्य फ़लसफ़े का आपस में क्या ताल्लुक है। तारीख़, हक़ाइक़ और मिसालों से आपको वाज़ेह करूँगा कि भारत का असल एजेंडा है क्या। बस सबसे पहले कुछ मौजूदा हालात पे बात कर लें ज़रा। चाइना की लद्दाख में एंट्री के बाद भारत में अवाम व मुबसरीन हुकूमत से इंतकाम का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म मोदी ने चुप साध रखी थी। ताहम 2 दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, इन फौजियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और अगर इश्तियाल दिलाया गया तो भारत जवाब देना भी जानता है। फिर कल और आज भारतीय फ़ौज ने करके दिखाया कि वो कितनी बहादुर, और गुज़िश्ता रोज़ 10 निहत्ते कश्मीरियों को मारा, आज फिर 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। ये है मोदी की बहादुरी कि कमज़ोर पर चढ़ दौड़ो, जुल्म करो, ताकतवर के सामने पीठ दिखाओ, दौड़ लगा दो। भारत अमेरिका का उभरता हुआ इत्तेहादी है, जिसकी हिमायत में जनूबी एशिया के लिए अमेरिका महकमा खारजा के आला ओहदेदार एलिस वेल्स ने कहा था कि चाइना भारत के साथ मौजूदा सूरत हाल को ख़राब करने का जिम्मेदार है। अमेरिकन वज़ीर खारजा माइक पॉम्पियो ने भी लद्दाख में जारी कशीदगी के इल्ज़ाम बीजिंग के सरायत करते हुए कहा कि चाइना इस सूरत हाल में गुंडागर्दी कर रहा है। यह हकीकत है कि भारत के साथ वही हो रहा है जो कश्मीरियों के साथ कश्मीर में वो कर रहा है। भारतीय फ़ौज का कहना था कि वो मुल्क की सरहदों और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है, जिसका सबूत उन्होंने लद्दाख रीजन में आज योगा करके दिखाई दिया। भारतीय भी अजीब कौम है जो मार खाने के बाद भी शर्मिंदा नहीं होते। नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि वाक़या शायद एक गेम चेंजर साबित हो, यानी भारत का खित्ते में बड़ा बनने का ख्वाब ठप। अब बहुत से भारतीय तज्ज़ियाकार और नामानिगार बड़े ज़ोर शोर से मोदी के हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि मोदी का जंग ना करने का फ़ैसला बहुत अच्छा है। चाणक्य होता तो वो भी यही करता। मोदी ने वो गलती नहीं दोहराई जो नेहरू ने दोहराई थी। अगर इनकी ये बात मान ली जाए तो अफ़गानी और वियतनामी तो एवं झक मारते रहे ना, और सालों साल जंग करते रहे। कितने बेवकूफ़ हैं दोनों, है ना। और फिर दोनों को फतह भी हुई। यहाँ आपको एक कहावत याद करा दूँ, जो डर गया वो मर गया। मोदी के बयान के बाद भारत मुर्दों की कौम साबित हुई, जिसमें ना कौमी हमियत है, ना वक़ार है, ना जज्बा है, ना ही ताकत है कि किसी से लड़ सके। सिर्फ मक्कारी, अय्यारी और चालाकी है। ये क्यों है, ये भी आपको आज बताऊँगा। दरअसल भारतीय फ़ौज किराए के कातलों का एक ऐसा झुंड है जो कमज़ोर को देख के उस पर चढ़ जाती है और ताकतवर को देख के दुम दबा कर भाग जाती है। मोदी और भारत जो भी कहे, हक़ाइक़ ये हैं कि भारत पस पर्दा गुलवान की वादी चीन को सौंप चुका है, यानी इंडिया ने चाइना के आगे सरेंडर कर दिया। चाइनीज़ तर्जुमान ने जब यह बयान दिया कि पूरी वादी गुलवान हमारी है, तो इस चाइनीज़ बयान पर भारत की हिंदू कौम परस्त जमातें शदीद गम गुस्से में आ गई। बंदा इनसे पूछे, अगर इतना ही गुस्सा है तो जाकर लड़ लो भाई। वो जो आरएसएस ने अपने गुंडों की फ़ौज मुसलमान और अक़लियतों पर जुल्म करने के लिए रखी हुई है, इसको भेजो ना लद्दाख में। ज़रा दुनिया भी देख लेती कि भारतीय कितने सूरमा हैं। मेरा इनको मशवरा, ये डायलॉग बॉलीवुड फिल्मों के लिए संभाल के रखें, ये सिर्फ वहीं चल सकता है। तुम लोग सिर्फ इसी जोगे हो, जाओ जाकर फिल्में बनाओ और भारतीय अवाम को गुमराह करो। दूसरी जानब नरेंद्र मोदी की हुकूमत अभी तक इस चाइनीज़ दावे के हवाले से खामोश है और इसकी तस्दीक या तरदीद करने से गुरेज़ा है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि वो फ़िलहाल तो इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। ये चुप क्यों है? ये बहुत बड़ी साइंस है जो आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता चलेगा। ये दरअसल चाणक्य फ़लसफ़े पर अमल करते हुए दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करें, जिस पे बात हो रही है। बहरहाल हालिया कशीदगी के पीछे कसूर सिर्फ भारत का है। इस दूर दराज इलाके में जहाँ बंदा है ना बंदे की ज़ात, भारतीय अफवाज अप्रैल के बाद एक तरफा तौर पर सड़कें, पुल और दीगर बुनियादी ढांचे तामीर कर रही हैं। मई में एक इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई के बाद दोनों ममालिक के फ़ौजी कमांडर्स ने इतफाक़ किया और भारतीय अफवाज LAC से पीछे हट गए और वहाँ अपनी तनसीबात ख़त्म कर लें। मगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये मुठभेड़ तो होनी थी ना। भारत में यह बहस भी शिद्दत इख्तियार कर गई कि अगर भारतीय फ़ौज के पास हथियार थे तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। भाई हथियार तब इस्तेमाल होते हैं जब इनको चलाना आता हो, हौसला हो, दिल हो। जब चलाना ही ना आता हो तो वो क्यों कर इस्तेमाल होगा। साथ भारतीय फ़ौज का हाल तो सारी दुनिया जानती है। रोज़ सोशल मीडिया पे अफसरों की जानिब हतक आमेज़ रवैये और खाने की वीडियोज़ मंजर आम पे आती रहती हैं। तो जिस फ़ौज को खाना ना मिलता उसने लड़ना खाक है। सब बार बार मोदी से एक ही सवाल पूछें कि जब कर्नल संतोष बाबू पर हमला हुआ तो बाकी जवानों ने गोलियां क्यों नहीं चलाई। जवान कैसे चलाते गोलियां? जब कर्नल का यह हाल किया तो जवानों को तो गाजर मूली की तरह काट देना था ना चाइनीज़ ने। भारतीय फ़ौज अभी भी दहशत ज़दा है और इस भारतीय फ़ौज के ईमा पर यह हालत देखते हुए ही मोदी ने सरेंडर किया, क्योंकि भारतीय फ़ौज पर चाइनीज़ की ऐसी दहशत फैल चुकी है कि वो यमराज को भूल गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग का कहना है
कि 200 साल की तारीख में भारतीय फ़ौज की ऐसी तौहीन कभी नहीं हुई। ये इनके दिल से आवाज़ निकली है, हाय कितना दुख है उसको। भाई अब मौका आ चुका है कि आप चंकिया के बारे में आपको बता दूँ। आप भी कहेंगे ना कि मुबश्शिर लुकमान तो हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ गए और क्या दूर की कौड़ी ढूंढ के ला रहा है। तो आज मैं आप सब पर यह हकीकत आश्कार कर दूं कि जो कुछ खित्ते में हो रहा है दरअसल ये हिंदू सैनियत का किया धरा है। ये फॉलो कर रहे हैं चाणक्य फिलॉसफी को। चाणक्य एक बहुत बड़ा फिलॉसफर और ब्राह्मण था। इसको हिंदुस्तान में दानिश्वरी का शाहकार समझा जाता था। नेहरू चाणक्य को हिंदुस्तानी मैकेवली मानता था। इसलिए नई दिल्ली में नेहरू के ज़माने में गैर मुल्की सफारत खानों के लिए जो इलाके मखसूस किए गए उसका नाम चाणक्यपुरी रखा गया। इसे जो नज़रिया और फ़लसफ़ा बनाया आज वो अमली तौर पे इंडिया की खारजा पॉलिसी, दिफाई पॉलिसी, कौमी सलामती पॉलिसी, फ़ौजी हिकमत अमली और सियासी पॉलिसी की बुनियाद है। चाणक्य मक्कारी, अय्यारी, फ़रेब, धोखाधड़ी और मुनाफ़कत का बेताज बादशाह। चाणक्य ने इस दौर की हिंदू हुकूमत गिद्ध के ननंद राजा के दरबार में आला मकाम हासिल करने के लिए टैक्सला से पाटलिपुत्रा का सफ़र इख्तियार किया, जहां राजा नंदा ने इसकी इज़्ज़त अफजाई के बजाय तौहीन की। चाणक्य इस तौहीन पर मुश्तइल हो गया और इसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। वी के सुब्रमण्यम के मुताबिक वो राजा नंदा के दरबार से गुस्से के आलम में दौड़ गया, जबकि उन्हीं दिनों राजा ने अपने एक फ़ौजी अफसर चंद्रगुप्ता को इसकी गुस्ताखी पर बरतरफ किया। चंद्रगुप्ता भी सख्त गुस्से के आलम में जंगल फरार हो गया, जहाँ इसे देखा कि एक ब्राह्मण पानी में शक्कर मिला के कोसा नामी घास की जड़ों में डाल रहा है। इसने हैरान होकर पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मण चाणक्य था, इसने जवाब दिया, इस घास ने मेरे पाँव जख्मी किए हैं, मैं इसकी जड़ों को मिठास से भर रहा हूँ ताकि इसमें चूंटियाँ घुस जाएँ, इसको खा के ख़त्म कर दें। इस दौरान चूंटियों का एक लश्कर इस घास पर हमलावर हुआ और घास ख़त्म होना शुरू हो गई। यूँ चंद्रगुप्ता ने इसे उस्ताद मान के नंदा हुकूमत के ख़िलाफ़ इसको अपना दोस्त और मुशीर बना लिया और बिलाखिर दोनों ने मिलकर नंदा को शिकस्त दी और चंद्रगुप्ता हिंदुस्तान का शहनशाह बन गया, जबकि चाणक्य अपनी जहानत की बुनियाद पर चंद्रगुप्ता का आखिर तक वज़ीर आज़म रहा। आपको मालूम होगा कि चंद्रगुप्ता की अजीम शान सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पर कायम थी, जिसका सबसे बड़ा इल्मी मरकज़ टैक्सला था और ये दोनों शख्सियात एक साथ यहाँ रही और गुप्ता ने अपनी जवानी के अहम साल टैक्सला में गुजारे। चाणक्य की जारियत पसंद पॉलिसी के सबब मौर्य सल्तनत की सरहदें जनूबी एशिया में दूर दूर तक फैल गई। चाणक्याई अकवाल ने बिलाशुबा हिंदू शिद्दत पसंदी में इजाफा किया और उनका कहना था कि ताकत की हवस और हमसाया ममालिक की फ़तह के जज्बे को कायम और दायम रखो, हमसाया रियासतों को हमेशा दुश्मन रियासतें तस्वर करो और इन हमसाया रियासतों की पारकी हुकूमत से हमेशा दोस्ती और इशराक अमल के सिलसिले को आगे बढ़ा के ताकि रियासत की हैबत कायम रहे। ज़रूरत पड़ने पर हमसायों से दोस्ती के जज्बात महज हमसाया रियासतों को धोखे में रखने के लिए इस्तेमाल करो और मौका मिलते ही वार कर दो। चाणक्य की ही सोच ने हिंदू समाज में डिप्लोमेसी, चालाकी, फ़रेब और धोखे की सियासत को फ़रोग़ दिया। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो चाणक्य अपने मकसद हासिल करने के लिए ना कर सकता हो। वो बिल्कुल बेअसूल आदमी था और अपने मकसद की पैरवी के लिए और इसके हसूल में अखलाकी असूल से बेनियाज और अपने इरादे में पुख्ता था। यही फ़लसफ़ा मोदी का भी है, बीजेपी का भी है, आरएसएस का भी है। चाणक्य का ख्याल था कि अगर दुश्मन को शिकस्त देने के लिए फ़रेब और रियाकारी और तबाह और बर्बादी के तरीक़ों से काम लेना ज़रूरी है, तो इनसे यकीनन काम लेना चाहिए। और इस रास्ते पे जब से भारत आज़ाद हुआ है, गामज़न है। मिसाल के तौर पे भारत मुसलसल सरहदों पे अपने पड़ोसियों के साथ महाज गर्म रखता है। भारत की खारजा पॉलिसी पर नज़र डाली जाए तो भारत अपने हमसाया ममालिक के साथ बुरे सलूक और सरहदी तनाज़ात पैदा करने की तारीख़ उसकी आज की नहीं, बड़ी पुरानी है। कभी हैदराबाद, दक्कन, सुकम, गुज, गोवा और जूनागढ़ पर गासवाना कब्जा किया, तो कभी जम्मू और कश्मीर और नागालैंड से कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी कदम जमा लिए। पाकिस्तान और चाइना के साथ जंगें लड़ी और श्रीलंका और मालदीव में फ़ौजी मुदाखलत की। भूटान में मुस्तकिल फ़ौज रखी और बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के साथ आबी तनाज़ात भी पाले रखे और अब लद्दाख। चाणक्य ने अपनी मशहूर तसनीफ़ अर्थशास्त्र में हिंदुओं के लिए सियासी फ़लसफ़े की बुनियादी असूल इंतहाई तफसील से बयान की और आज भी भारत के पूरे सियासी निज़ाम का ढांचा जंग और अमन दोनों सूरतों में इन्हीं असूलों पर इस्तवार है। ये चाणक्य ही की तालीमात का हिस्सा है कि अपने हमसाये को हमेशा अपना दुश्मन समझो। चाणक्य के अक़वाल की रोशनी में देखा जाए तो वो हमसाये कभी भारत के दोस्त नहीं हो सकते। ये है भारत की असलियत, भारत की फ़िलॉसफ़ी और भारत का सारा आप समझें कि बंदे मातरम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।